कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेपर आपका थोड़ा सा हो तो 58 में तो आपका अच्छा रैंक आ सकता है। वो सारे फार्मूले आप लर्न कीजिए, सारे फार्मूले आप लिखिए, नोटबुक प्रॉपर तैयार कीजिए। और कॉन्सेप्ट किससे बनाना है? PYQ से। PYQ जिसमें PYQ आते हैं तैयार करिए, ये सब लिखिए, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको करिए। और ये सब आप कब जानेंगे? जब आप PYQ करेंगे। इस अप्रोच से चलेंगे आप अच्छी जैम में रैंक ला सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू PW। मैं आपका अपना पवन सर। आज हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 2 मंथ में हम लोग IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की कैसे प्रिपरेशन करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग एक अच्छी रैंक और अच्छा स्कोर जैम में पा सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में लास्ट 2 मंथ में हम लोग कैसे कवर करेंगे IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, जिससे हमारा रैंक अच्छा हो सके। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहले सिलेबस, कोई भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमको उसका सिलेबस और उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टॉपिक से कितने नंबर के मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, मैं किस टॉपिक को कितना टाइम दूं, कितना उसका कितना वेटेज है, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग कितना मैं टाइम दूं उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस सब लोग आप जानते होंगे कि पहले सीक्वेंस एंड सीरीज है, रियल नंबर ये मैथ का है, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये भी मैथ का टॉपिक है। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। अब आती है हमारी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारा प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा क्या आता है बच्चों? यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आता है। यूनिवेरिएट में सारा रैंडम वेरिएबल्स, PMF, PDF, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसके बाद हमारा बच्चों स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका आता है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में सब जानते होंगे आप क्या क्या आता है? बाइनोमियल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकंड काइंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है बच्चों? मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 2D आता है, 2D या 3D, मतलब रैंडम वेक्टर की हम लोग बात करते हैं। और इसके बाद कोरिलेशन, कोएफिशिएंट एंड कोवेरिएंस की बात करते हैं, जॉइंट मोमेंट, जॉइंटिंग फंक्शन, ये सब की बात करते हैं, ये सब आप जानते हैं। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में जानते होंगे कि बाईवेरिएट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। इसके बाद उससे इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ। ये एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही 20 मार्क्स कवर करता है बच्चों। कौन कौन सा? एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 20 मार्क्स कवर करता है बच्चों। 20 मार्क्स जैम में कवर करता है 100 में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो IIT जैम स्टैटिस्टिक्स 2024 का टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो था, वो कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो हम देखते हैं बच्चों। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो सीक्वेंस एंड सीरीज था। सीक्वेंस एंड सीरीज से बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 MCQ आए थे, 1 MSQ आया था, 2 नेट, टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 एंड 2 वेरिएबल ऑफ रियल नंबर 5 क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें से आपका 0 नेट थे, 1 भी नेट नहीं था, 1 MSQ था और 4 MCQ थे। इसके बाद बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस से टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 आपका नेट था और 1 आपका MCQ था। MSQ 1 भी क्वेश्चन नहीं था बच्चों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से बच्चों 6 क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें देखो 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 आपका नेट था, 1 क्वेश्चन क्या था? MSQ था, 3 क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड आप देखेंगे इसका वेटेज 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मतलब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला टॉपिक है। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है बच्चों। इसके बाद आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में 4 क्वेश्चन आए थे बच्चों, जिसमें से 2 क्वेश्चन नेट था, 2 क्वेश्चन MCQ था। यूनिवेरिएट से देखो बच्चों 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में 2 आपका 2 आए थे, मतलब 2 नेट, 2 MCQ, 2 MSQ। इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट से 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें से आपका नेट 1 भी नहीं था, 4 क्वेश्चन MCQ था, 1 क्वेश्चन आपका MSQ था। इसके बाद मल्टीवेरिएट से आपका 5 क्वेश्चन आया था। 5 क्वेश्चन में बच्चों क्या था? 1 था, 2 था और 2 MCQ था। इसके बाद बच्चों 4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट से आए थे उसमें, और लिमिट थ्योरम से आपका 3 क्वेश्चन आया था। इसके बाद बच्चों आपका एस्टिमेशन से देखते हैं 11 क्वेश्चन आया था, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 3 क्वेश्चन आया था, टोटल 60 क्वेश्चन आए थे। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं
कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखो 8 नंबर का आपका आया था सीक्वेंस एंड सीरीज, 9 नंबर का डिफरेंशियल कैलकुलस आया था जिसमें हम 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों, 5 मार्क्स का आपका आया था इंटीग्रल कैलकुलस, 10 मार्क्स का आपका देखिए सबसे ज्यादा ये आपका है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। इसके बाद 6 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स का यूनिवेरिएट, 8 मार्क्स का स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मतलब 10 और 8 मार्क्स का हमारा 18, ये टोटल 18 मार्क्स का हमारा यूनिवेरिएट है, 8 मार्क्स का मल्टीवेरिएट है, 7 मार्क्स का स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 मार्क्स का लिमिट थ्योरम, 5 मार्क्स का आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये 20 मार्क्स, ये एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का। तो बच्चों यहाँ से देखो 10 मार्क्स, 18 मार्क्स और 20 मार्क्स, तो 18 आपका 20 आपका एक तरह से 40 10 50 में 2 48 मार्क्स मैंने एक तरह से मोटा मतलब एक तरह से मोटा मैंने जोड़ दिया। अभी आपके पास जितने मार्क्स बचे हैं अगर आप उसमें से 10 to 15 मार्क्स भी ले आते हैं तो 48 प्लस मैं 10 करूंगा तो 58, और 58 मार्क्स में आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है ये एग्जाम पे। 58 पे आपका अगर पेपर आपका थोड़ा सा हो तो 58 में तो आपका अच्छा रैंक आ सकता है, अगर आपका पेपर थोड़ा मॉडरेट मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में है तो 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि हम 2 महीने में कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं। हमारे पास बचे कितने दिन हैं बच्चों, 60 डेज, मतलब 2 मंथ। अब बच्चों हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे हम प्रिपरेशन करें। तो बच्चों देखो पहले हमारा एक वन डे का हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बच्चों। देखो पहले डे में हमें बच्चों मॉर्निंग में हमको क्या करना है, बच्चों मॉर्निंग में हमको कॉन्सेप्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट नोटबुक में या कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बच्चों हमको लिखना है, नोटबुक बनाना है इसकी। ये नोटबुक ही हमें फाइनली काम आएगी जब हम एग्जाम देने जाएंगे। और कॉन्सेप्ट किससे बनाना है, पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू जिसमें पीवाईक्यू आते हैं, जैसे एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 20 नंबर का, तो उसके सारे क्वेश्चन आपको एक तरह से लर्न होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना रटे होने चाहिए कि ये क्वेश्चन इससे आएगा, क्राइमर राव लोअर बाउंड पूछेगा, क्राइमर राव इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आएंगे, यूएमबी से क्वेश्चन आएंगे। यूएमबी में क्या है, टेबल है, आपको टेबल याद करना है, आपको याद रहेगी टेबल आप कर लेंगे। कंप्लीट सफिशिएंट से क्वेश्चन आने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, पावर साइज ये सब आपको आना चाहिए, क्रिटिकल रीजन आपको आना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको आना चाहिए, ये सब आपको आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट कैसे बनाने हैं बच्चों, ये पीवाईक्यू से बनाने हैं, ये पीवाईक्यू बेस होने चाहिए बच्चों यार, पीवाईक्यू बेस। पहला हमारा मॉर्निंग का काम ये है। अब हमारा आफ्टरनून आता है, आफ्टरनून में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आप आफ्टरनून में क्या करेंगे, पीवाईक्यू उठा लीजिए किसी भी ईयर का, उसको सॉल्व करिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करना और एनालिसिस करना है पीवाईक्यू की, और यहां पर एनालिसिस भी आप करेंगे। देखिए बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपका पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का हो, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जब यूनिंग में आप करेंगे तो यूनिंग में आप टेस्ट देंगे, जो टॉपिक आपने पढ़ा यूनिंग में आप टेस्ट देंगे, आप यूनिंग में टेस्ट देंगे। ये आपको करना है 1 मंथ, ये आपको करना है 30 डेज, ये आपको 30 डेज करना है बच्चों, जब तक आपका सिलेबस, मतलब अब सिलेबस क्या 30 डेज आपको करना है। सिलेबस को इस समय कंप्लीट मत करिए, आप ये कंप्लीट करिए कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। जैसे 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 हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा वेटेज है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट आपका बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 18 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, जैसे आपका स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है बच्चों, तो ये आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन लाता है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट और यूनिवेरिएट दोनों। तो आपको जब यूनिवेरिएट आएगा तभी स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट आएगा, और ये नहीं कि टफ है, तो इसमें आप 18 मार्क्स, ये 18 मार्क्स के नंबर, ये 18 मार्क्स का आता है, आप 18 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन का मैं पूरा नाम देता हूँ आपका, इन्फ्रेंस एस्टिमेशन प्लस
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एस्टिमेशन प्लस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ। तो इनको ज्यादा टाइम दीजिए और इनको ही टाइम दीजिए। ये 20 मार्क्स का आता है तो इसको ज्यादा टाइम दीजिए। इन सब इन्हीं के क्वेश्चन देखिए, इन्हीं के पीवाई कीजिए। ये वेटेज ज्यादा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इसका वेटेज ज्यादा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का वेटेज ज्यादा है। और बच्चों ये 10 मार्क्स का आता है, इसका वेटेज ज्यादा है। और बच्चों इन सब के नोट्स पढ़िए। और जो टॉपिक आते हैं जैसे आपका मल्टीवेरिएट की हम बात कर लेते हैं, जैसे मल्टीनोमियल है, उसमें तो कुछ फार्मूले हैं, बाईवेरिएट में कुछ फार्मूले हैं। वो सारे फार्मूले आप लर्न कीजिए, सारे फार्मूले आप लिखिए, नोटबुक प्रॉपर तैयार कीजिए और उसके पीवाईक्यू देखिए। आपको ये पीवाईक्यू करना है तो 30 दिन तक आप वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या पीछे वाली। इसके बाद आपके पास बचे 30 दिन, इसके बाद आपके पास बचे 30 दिन। तो बचे 30 दिन में आप क्या करेंगे? बचे 30 दिन में आप पहले बात तो आपका जो नोट तैयार हुआ, नोटबुक, तो नोटबुक आपका तैयार हुआ उसको डेली पढ़ेंगे, तो नोटबुक है। और बचे 30 दिन में अब आप डेली, अब आपने सारे टेस्ट दे दिए होंगे, आपके पास टेस्ट दे दी चुके और आप पीवाईक्यू भी देख लेंगे। फिर आप पीवाईक्यू में लगिए। पीवाईक्यू मिनिमम 10 to 15 10 to 15 टाइम्स आप पीवाईक्यू अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे। पीवाईक्यू आपको 10 to 15 टाइम्स सॉल्व ही करके जाना है एग्जाम में। सिर्फ आप पीवाईक्यू 10 to 15 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन श्योर हो। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसमें कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट। अब 10 to 15 बार आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देखिए, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, टेस्ट सीरीज में कॉन्सेप्ट क्या है, जो नए कॉन्सेप्ट में जैम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन न्यू कॉन्सेप्ट में जैम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। जैसे मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी पर पढ़ा और स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में उसने कुछ क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लगा दिया, वो क्वेश्चन आप एक बार करके जाइए। एक बार नहीं, 2-3 बार उसको करके जाइए। 1-2 बार तो आप पहले कर चुके, एक बार और देख कर जाइए। तो लास्ट 30 मंथ में आप जो नोटबुक है, नोटबुक और पीवाईक्यू 10 to 15 टाइम्स करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। लास्ट 30 मंथ में टेस्ट सीरीज में जो कॉन्सेप्ट है, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पता चला जैम में जो न्यू कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आए आप वो करेंगे। इससे आप एक बेहतर आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आप अच्छी जैम में रैंक ला सकते हैं। और जो मैंने बताया कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेटेज आप उसी टॉपिक को दीजिए जिससे ज़्यादा मार्क्स का आता है और इजी भी होता है, वो टॉपिक इजी होता है मोस्ट वेटेज वालों को। मोस्ट वेटेज है जिसका, उसको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 नंबर में एस्टिमेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 20 में 20 ला सकते हैं, 20 out of 20 ला सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है 18 में 15 मार्क्स ला सकते हैं। मैं मानता हूँ इंटीग्रेशन थोड़ा सा मान लो प्रोबेबिलिटी निकालना टफ पड़ गया, 18 में 15 ला सकते हैं, 18 में 15 ला सकते हैं। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 10 में 8 ला सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है भैया, गामा बीटा सेकेंड ऑर्डर, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अरे मैं कह रहा हूँ वो 5 मार्क्स का आता है तो आप उसमें 4 मार्क्स तो इजीली ला सकते हैं। 4 मार्क्स तो इजीली, अगर आप कोशिश करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे तो 4 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। आप आर्डर स्टैटिस्टिक जैसे एक टॉपिक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है, ये टॉपिक तो बहुत इजी है। आर्डर स्टैट, इनमें सीधा सीधा फंडा, इसमें भाई क्वेश्चन अगर हमारा सीधा फार्मूला में आ रहा तो टॉपिक हम टफ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने वो, अगर हम उस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किए तो एग्जाम में हम कर ही लेंगे। आर्डर स्टैटिस्टिक जैसे हमारा आर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जैसे हमारा आर्डर स्टैटिस्टिक्स है बच्चों, आर्डर स्टैटिस्टिक्स, आर्डर स्टैटिस्टिक्स है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब में क्वेश्चन लीव करके आने ही नहीं एग्जाम में। अगर आप इसके क्वेश्चन लीव कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन का भी होने का चांस बनेगा ही नहीं। ये सब आपको लीव नहीं करना, ये सब बहुत इजी टॉपिक है। इनसे आपको क्वेश्चन, इनसे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये इजी होते हैं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई इसमें डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन है उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन तो डिजाइन नहीं कर दे रहा है एग्जामिनर। एक बार मैं एक्सपेक्टेशन फाइंड करना, फंक्शन आपका कठिन कर दिया, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना, ये सब
जैसे एस्टिमेशन में है, एस्टिमेशन में 20 में 18 आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कंप्लीटनेस थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट डाल देता है। लेकिन इन सब में क्या प्रॉब्लम है, यूएमबी की एक टेबल आप तैयार कीजिए। टेबल नहीं है तो आप बनाइए खुद से, इसकी एक टेबल लीजिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक टेबल लीजिए, टेबल लिखिए उसको प्रॉपर, जहां जहां से हमारे क्वेश्चन, जैसे जैसे हमने पढ़ा होगा एक 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल होता है। 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल में कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में, और हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आए। तो ये सब तैयार करिए, ये सब लिखिए, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको करिए। और ये सब आप कब जानेंगे, जब आप PYQ करेंगे। तो आप PYQ जितना कर सकते हैं 10 to 15, 15 to 20 जितना करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पहले मैंने क्या बताया, 30 दिन आपको ये फॉलो करना है, आपको कॉन्सेप्ट लिखना है PYQ, इसके बाद यूनिक में टेस्ट देना है। देन 30 दिन आपने जो नोटबुक बनाया उसको PYQ, फिर PYQ उसके साथ साथ करने जाना है, PYQ फिर आपको रिपीट करना है, PYQ आपको फिर से रिपीट करना है। नोटबुक आपके पास एक तैयार हो गई है, अब आपके पास ये एक बहुत अच्छा नोटबुक बन गया जो कि जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस नोटबुक को आप डेली फॉलो करिए। और बच्चों हो सके तो मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए। आप मॉर्निंग के टाइम अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड बहुत पीस रहेगा, आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। जिससे आपका माइंड शांत रहेगा तो आपके सोचने की जो पावर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। और एग्जाम 3 घंटे का होता है, उस 3 घंटे में मैटर ये नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड थे, मैटर ये करता है कि 3 घंटे आपने एग्जाम हॉल में कैसे अपने स्पेंड किए, कैसे व्यतीत किए। अगर आपके 3 घंटे अच्छे चले गए तो आपका सिलेक्शन है। नहीं, हमने अच्छे अच्छों को देखा, अच्छे अच्छे ऐसे अगर वो टेस्ट सीरीज देते हैं तो टॉपर होते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाते, क्योंकि एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का होता है बच्चों। तो उसमें आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपका माइंड शांत है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चन हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज की सिलेक्शन अच्छे अच्छों का मैंने बताया, जो बहुत अच्छे टॉपर्स थे पूछा गया, बाद में पता चला कि उसका एग्जाम गंदा चला गया, क्योंकि वो 3 घंटे मैटर करता है। तो आप नोटबुक इंपॉर्टेंट है, जो आप मेडिटेशन करेंगे शांति से, नोटबुक को रिवीजन डेली करिए। इसके बाद PYQ आपको 10 से 15 टाइम्स इस 30 डे में। टेस्ट सीरीज में जो कॉन्सेप्ट हैं जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, न्यू कॉन्सेप्ट, उनको लिखिए। इसके बाद आपको जो मोस्ट वेटेज है उसको कई बार, मोस्ट वेटेड टॉपिक जो है, तो मोस्ट वेटेड टॉपिक है उस टॉपिक को आपको कई बार रिपीट करना है, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे वो स्टैट्स का टॉपिक हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका रैंक जरूर आएगा। ओके, थैंक यू।